हैं printf और scanf है क्या। printf एंड scanf फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ढेर सारे फंक्शंस बने हुए हैं, जिनमें से हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो दो फंक्शन को पढ़ेंगे, printf एंड scanf। ठीक है, अब जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, studio.h जो लाइब्रेरी है, studio.h लाइब्रेरी है, उसके अंदर स्टोर है। इसी को ही हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं, इसको ही हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। इसके अंदर इस printf और scanf से रिलेवेंट, जैसे कि हम लोग ये वाले अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो आपको ये प्रोग्राम दिख रहे हैं, इसी तरह से प्रोग्राम बना के स्टोर कर दिए गए हैं इस पर्टिकुलर हमारी लाइब्रेरी के अंदर, studio.h के अंदर। क्योंकि आयो लगाया है, यानी कि इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी, जितने भी इनपुट और आउटपुट से रिलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, जो फंक्शंस बने हुए हैं, वो हमारे इसी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर किए गए हैं, और इसको हम लोग सी के अंदर हेडर फाइल्स बोलते हैं। और इस तरह की हमारे पास ढेर सारी हेडर फाइल्स आती हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि math.h आ गई, और जो भी फंक्शंस हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, इस तरह से हम लाइब्रेरीज को अपनी ऐड करते जाते हैं और उनका फंक्शंस का यूज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे ये लाइब्रेरी हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि printf और scanf हर प्रोग्राम में यूज होता है, इसलिए studio.h को आप सबसे ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड कराने का पैटर्न हम लोग को ऑलरेडी आता ही है, #include studio.h ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के साथ हम लोग प्रिंट करा देते हैं, सेमी कोलन लगाते नहीं हैं। ठीक है, we have to include studio.h। So what does H stands for? Header file, H for header file। Okay, sir. studio.h file as shown in the, अच्छा नीचे वाले प्रोग्राम से प्रोवाइड किया गया है। अब जो फंक्शन और हम चीजें स्पेसिफायर्स की बात करें तो उनको यहाँ पे और अच्छे से डिफाइन किया गया है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज printf फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर। आप ढेर सारे पैटर्न में कर सकते हो, किस पे, ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन। कुछ भी आप इसमें से किसी भी चीज को आप चाहो, किसी भी पैटर्न पे चाहो तो आप इन सबको प्रिंट करा सकते हो अपने कंसोल पे। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा प्रोग्राम देख रहे थे, तो ये सारा आउटपुट आ रहा था ना, तो यहाँ पे हमारा इंटीजर को हम लोग प्रिंट करा रहे थे, डबल को भी हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। तो वही ये कह रहे हैं कि आप डबल, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इस तरह की फंक्शनलिटी भी प्रिंट करा सकते हो। अब इनके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज की जाते हैं, यानी कि ये वो पैटर्न है जो कंपाइलर को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप क्या चीज प्रिंट कराना चाहते हो आउटपुट की स्क्रीन पे। उसको कंपाइलर को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, वी यूज द प्रिंटफ फंक्शन विद %d फॉर्मेट स्पेसिफायर टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है इंटीजर टाइप की वैल्यूज को प्रिंट कराने की, डिस्प्ले कराने की, या फिर इनपुट लेने की, तो हमें %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो जैसे कि इस प्रोग्राम में भी हम लोगों ने क्या किया है, %d लगाया है। क्यों लगाया है, ताकि कंपाइलर एक्सेप्ट कर पाए, समझ पाए कि यहाँ पे जो प्रिंट होने वाले करेक्टर्स हैं या फिर जो भी वैल्यूज हैं वो किस तरह के फॉर्मेट के स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट है। तो %d का मतलब हो गया इंटीजर, %c का मतलब हो गया करेक्टर। तो इसके अंदर जो भी करेक्टर की वैल्यू है उसको प्रिंट करने की बात की जा रही है, और इसमें जो वैल्यूज है उसको हम इंटीजर टाइप में प्रिंट करने की बात की जा रही है। अगर वैलिड फॉर्मेट में होगा और प्रिंट करने की एबिलिटी रख रहा होगा तो फिर वो इजिली प्रिंट कर देगा। तो जैसे %d का था, वैसे ही सेम %c का यूज करते हैं करेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। %f का यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। स्ट्रिंग के लिए हम %s लगाते हैं। डबल हम लोग अभी यूज कर ही चुके हैं,
LF का यूज किया गया था। यहाँ पे देखोगे तो LF का यूज किया गया था, ये देखो डबल के लिए हमने LF का यूज कर लिया था, ठीक। और इसी तरह से हमारा हेक्साडेसिमल के लिए परसेंटाइल x है। तो इसकी भी सबसे लास्ट में मैंने एक शीट डिस्प्ले की है, यानी कि एक पूरे चार्ट डिस्प्ले कर दिया है, जिसके हेल्प से, यानी कि अभी हमने जैसे कि लॉन्ग की बात नहीं की है, शॉर्ट की बात नहीं की है, बाइट की बात नहीं की है, तो जो इतनी और भी डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो भी सेम इसी तरह से वर्क करते हैं। इनके साइज थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इनके स्पेसिफायर भी अलग होते हैं। तो इन स्पेसिफायर को ध्यान में रखते हुए इसकी सबसे लास्ट में मैंने उसकी शीट डिस्प्ले कर दी, तो आप लोग एक बार लास्ट में उसको अलग से पढ़ भी लेना। टू जनरेट अ न्यू लाइन वी यूज, अच्छा यहाँ पे /n का यूज करते हैं खाली वो प्रिंट कराने के लिए, और ये कोई स्पेसिफायर अलग से मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले में आया है स्ट्रक्चर ऑफ सी, सॉरी स्ट्रिंग इन इज सी। तो सी कहाँ पे आया है, स्ट्रिंग इज सी, और भी कुछ इसके पहले बचा हुआ है, ये है सॉरी करेक्टर इज। अब करेक्टर के बाद ए प्रिंट किया है, क्यों ए प्रिंट किया है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। हमने जो ढेर सारे स्पेसिफायर लिए हैं वो है कैर लिया है। कैर का एक हमने यहाँ पे एक और पैटर्न आप देख रहे होगे, कैर के साथ ही साथ आप एक और ब्रैकेट के अंदर 20 मेंशन किया हुआ देख रहे होगे। तो वैसे आगे पढ़ोगे आप इसको फिर से, ये होता है हमारे पास एरे। और एरे कह रहा है कि जैसे आप एक करेक्टर को स्टोर कर रहे हो, वैसे ही आप इस str के अंदर 20 करेक्टर को आप स्टोर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट में एक एरे है, यानी कि स्ट्रिंग आपको अगर स्टोर करना है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली जितनी भी स्ट्रिंग थी वो हमारी किस में आ जाएगी, इस एरे के अंदर स्टोर कर दी जा रही होगी। तो ये पूरी वैल्यूज str के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद फ्लोट आ गई, तो फ्लोट की ये वैल्यूज आ गई। इंट की नंबर जो NO लिया गया उसमें 150 मेंशन कर दिया गया, डबल में हमारी ये वैल्यूज मेंशन कर दी जाएगी। प्रिंट करा रहे हैं, इसमें कोई इशू मेरे ख्याल से समझ में गड़बड़ी नहीं लग रही होगी। परसेंटाइल सी के बाद CH, एस को आपको अलग से मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से रन करा के। यहाँ पे एस में क्योंकि स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग आपने str लिया, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली str की मेंशन किया जा रहा है, तो str की वैल्यूज हमारी यहाँ पे डिस्प्ले कर रही होगी। तो हम ये देखिए यहाँ पे सी प्रोग्राम। अब ये जो सी प्रोग्राम उसने मेंशन किया है वो कौन सी वैल्यू है, ये वाला सी प्रोग्राम है। और इसका एक स्पेस भी एज ए करेक्टर की फॉर्मेट में जो मैंने हाईलाइट किया है, ये करेक्टर के फॉर्मेट में ही इसमें स्टोर किया गया होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, जितना स्पेस है या नॉन स्पेस, यानी कि आपकी कुछ भी जो भी आपने डबल कोट्स के अंदर प्रोवाइड करोगे वैल्यूज, वो सारा करेक्टर होगा। हो सकता है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो 6, तो ये 6 भी एज ए करेक्टर की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा और इसको प्रिंट किया जाएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। स्ट्रिंग में एक फायदा बस यही होता है, ये देखिए यहाँ पे 6 को भी स्टोर किया गया और प्रिंट कराया गया है। आप अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी वैल्यूज प्रोवाइड कर दोगे, वो इस रेंज के अंदर आनी चाहिए, यानी कि 20 करेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए बस। तो फिर इजिली आपके इस 20 करेक्टर में स्टोर हो जाएगी और आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, कहीं कोई इश्यूज नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से आपका, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि और सब तो क्लियर होगा। यहाँ से मेरे ख्याल से FL तक जो LF की वैल्यूज यानी कि डबल की वैल्यूज प्रिंट करा दी गई हैं, तो ये डबल की वैल्यूज भी मेंशन किया जा रहा है। इसके बाद अगर आपको किसी वैल्यूज की, जो आपको 150 दिख रहा है, इसका ऑक्टल वैल्यूज चाहिए हैं, तो आप
ओ को रिप्रेजेंट कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसकी ऑक्टल में कन्वर्ट करके डिस्प्ले किया जा रहा होगा। और साथ ही साथ अगर आप एक्स को मेंशन कर दोगे परसेंटाइल एक्स, तो हेक्साडेसिमल में उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। यानी कि जो 150 है इसको आप कन्वर्ट करोगे तो फिर जो भी हेक्साडेसिमल की वैल्यूज आ रही होंगी उनमें कन्वर्ट करके वैल्यूज को प्रोवाइड किया जा रहा होगा। इतना क्लियर है? तो आपको इसमें सिर्फ ये स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा और स्पेसिफायर आपके लगाते ही आपकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेंगी। तो आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसी के साथ ही साथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अपना कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर कब यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप तो फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज उतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं आएगी। पहले तो मैं कहता कि एरर आएगी, क्योंकि आज के टाइम में कंपाइलर क्या करते हैं ना, काफ़ी कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कई बार एरर ना आके वार्निंग आती है। तो जो पहले वाले कंपाइलर हैं उन पे यूज करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है एरर दिखा रहा हो, आज के टाइम में दिखा रहा होगा तो आपका लॉजिकली एरर फंस रही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए हमें इसके स्पेसिफायर को यूज करना पड़ेगा। सॉरी। तो जैसे हम लोगों ने प्रिंटफ देखा था, सेम उसी तरह का एक और फंक्शन होता है, कॉपी पेन रखे हुए हो तो फिर नोट करो, स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन इज यूज टू रीड करेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, नंबर, न्यूमेरिक डेटा, फ्लोटिंग पॉइंट चाहे आपका क्या कहते हैं डबल के लिए हो, चाहे फ्लोटिंग के लिए हो, नॉर्मल आपके फ्लोट पॉइंट के लिए हो, या फिर लॉन्ग टाइप का हो, सब तरह का आप स्कैन कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितने तरह के आप अभी डेटा टाइप आपने देखे हैं जहाँ पढ़ेंगे हम लोग, वो हर एक डेटा टाइप के लिए यहाँ पे स्कैनर रन करेगा। यानी कि आपका स्कैनर फंक्शन बनाया है तो जितने तरह का आप डेटा टाइप जानते हो उतना तरह का डेटा टाइप से आप इनपुट ले सकते हो, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। इसी के बेस पे हम आते हैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में। जब आप कहोगे कि दो जो वहाँ पे पैराग्राफ थे, वही पैराग्राफ यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखो, इस पे मैंने जैसे ही रन कराया है इसको, अब यहाँ पे रन करने के बाद इसमें क्या किया, एंटर एनी करेक्टर। अब यहाँ पे देखो एंटर एनी करेक्टर मेंशन किया गया है, यानी कि ये कह रहा है कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे एक करेक्टर इनपुट करना है। जैसे कि मैंने कैपिटल ए को मेंशन कर दिया और एंटर प्रेस कर रहा। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उसने क्या किया, इस सी एच के अंदर ए को स्टोर किया है। ठीक, अब यहाँ पे करेक्टर इसलिए मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आप किस तरह से यूजर से वैल्यूज इनपुट चाहते हो। क्योंकि ये करेक्टर था इसलिए करेक्टर को मेंशन किया गया, इंटीजर होता तो फिर इंटीजर के लिए बात कर रहे होते। जैसे कि करेक्टर का 100 का आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एरे क्रिएट किया गया है। अब हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज यूजर से इनपुट कराएंगे, तो फिर यहाँ पे देखो जो हमने वैल्यूज ली थी, अभी यहाँ पे वापस आते हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की 100 तक की है। एंटर, जैसे ही हमने एंटर प्रेस कर दिया, इसके आगे की वैल्यूज रन कर गई, इसने स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया है। फिर से इस पूरे आउटपुट और प्रोग्राम को समझते हैं। ये ए इनपुट किया था यहाँ से। अब ये जो एम्परसेंड का सिंबल है ये क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर हम लोगों को याद हो तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसका क्या नाम था, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, जो भी आप इस कंसोल से वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो वो सी एच में स्टोर कर रहा है। और सी एच एम्परसेंड सी एच से पहले क्यों लगाया है, वो इसलिए ताकि इस सी एच के एड्रेस को लोकेट करे और ये जो ए की वैल्यू है उस एड्रेस में जाके स्टोर कर जाए। तो ये बाय डिफॉल्ट सी एच के अंदर ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आप ये देखोगे हमेशा ऑलवेज जहां जहां स्कैनअप फंक्शन यूज होगा वहां परसेंट एस का यूज जरूर होगा वेरिएबल से पहले। साथ ही साथ जो प्रिंटफ में यूज करते थे परसेंटाइल सी या फिर परसेंटाइल एस, इसको मेंशन करेंगे। यानी कि कंपाइलर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप
किस तरह की वैल्यूज स्टोर कर रहे हो अपने CH के अंदर यूजर से। यहाँ पे आप कंपाइलर को बता रहे हो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो, यूजर जब भी इनपुट करेगा str के अंदर वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एंटर करेगा, कुछ और एंटर करेगा यानी कि रन टाइम पे एरर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें अभी मैं सर नहीं समझ में आया। अच्छा इंटर समझ में आ गया था। सर यहाँ से ही नहीं समझ में आया, जो स्कैनफ वाली लाइन थी सर, एंड जहाँ से यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, स्कैनफ यानी कि यूजर से इनपुट लेता है। हमने सिर्फ CH के लिए स्कैनफ चलाया है, इसको प्रिंट कराया है। अभी आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो आपसे ये कहा जा रहा होगा कि आप यूजर से दो नंबर एंटर कर लिए, या फिर यूजर से नेम एंटर करा लिए, या फिर यूजर से एज नेम इस तरह से डेटा को एंटर करा लीजिए, है ना। तो हमारे पास एक जैसे प्रिंटफ था कि प्रिंटफ का रोल क्या था, एंटर द करेक्टर, ये बनाया गया था। तो उन्होंने क्या किया, प्रिंटफ ने कंसोल पे एंटर द करेक्टर को मेंशन कर दिया। ठीक, अब इसके बाद कहा गया कि अगर आप कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम प्रोवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। तो इसी तरह से सेम इसी फैशन में स्कैनफ को एक फंक्शन बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप स्कैनफ के अंदर परसेंटाइल के बाद उसका स्पेसिफायर मेंशन कर दोगे फॉर्मेट का, तो उसी तरह की वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी आपको यूजर से। दूसरी चीज, यूजर से एंटर करोगे तो स्टोर किस में होगी, आपको वो वेरिएबल बताना पड़ेगा। लेकिन वो वेरिएबल क्योंकि आप रन टाइम पे एंटर कर रहे हो, इसलिए वेरिएबल के साथ आपको एम्परसेंड लगा दो ताकि उसके एड्रेस पे वर्क किया जाए। तो जो डेटा जैसे ही आपने ए को मेंशन किया है और एंटर किया हमने, तो वो कहाँ जाएगा, CH के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो एक पूरा पूरा फॉर्मेट इन्होंने बना दिया गया है। इन्होंने कहा इस तरह से आप जब भी वैल्यूज एंटर करोगे, किसी भी चीज की इनपुट लोगे, तो आप हमेशा उस वेरिएबल से पहले एम्परसेंड और मेंशन कर देना ताकि एड्रेस उसका क्रिएटेड हो जाए और उसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाए। इतना ही एम्परसेंड का काम है और कोई नहीं है यहाँ पे। सर मतलब जैसे कि ये परसेंटाइल सी है जो, इसके इसमें हमने इनपुट दिया ए एंड इनपुट दिया, नहीं तो नहीं, सर परसेंटाइल हाँ। सी जो है वो केवल कंपाइलर को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप जो है करेक्टर टाइप की वैल्यूज ही इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे। ठीक, अब हमने एम्परसेंड जैसे ही लगाया इस CH से पहले, वो इस CH को डिनोट करने लगा, क्योंकि जब ये CH बनाया था तो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्पेस लिया। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस हम ब्लैक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। नीचे वाले में आएंगे जहाँ पे हमने इनपुट लेते हैं, यहाँ पर जो मैं ब्लू किया है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो तो ये हम रन टाइम पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे CH नहीं चलेगा, CH के एड्रेस के अंदर वैल्यू जाएगी, है ना। तो फिर हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बताया एड्रेस ऑफ CH में जो भी आप ये वैल्यूज एंटर करोगे वो एड्रेस ऑफ CH में स्टोर होगी, यानी कि CH के अंदर जाके स्टोर कर दी जाएगी। तो सर ठीक है, अगर एंड ना लगाते केवल सी एच लिखते तब सर। ना होगी, स्टोरेज नहीं होगी, और अगर यहाँ पे चलेगा भी तो गार्बेज वैल्यू ले सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। ज्यादातर एरर आती है, यहाँ के कंपाइलर ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे एंटर करने लगा, वहाँ पे उन्होंने वर्क ही नहीं किया ठीक से। अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज एंटर भी करते हैं तो वो एंटर नहीं करने दे। हम यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं, अगर मेरी साउंड आ रही हो तो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, क्लियर है, तो वो करने ही नहीं दे रहा है। और ज्यादातर आपके जो आप लोगों का कंपाइलर होगा उसमें एरर आ रही होगी। ठीक है, ये तो ध्यान में रखिएगा कि यस सर। आप लोगों को जो भी कंपाइलर होगा वहाँ पे एरर आएगी यहाँ पे। अब देखो जैसे ही हमने एंड लगाया और ये देखो अपने आप एंटर द करेक्टर और यहाँ पे ब्लिंक करने लगा। करेक्टर दिया हमने D और एंटर कर दिया, उसने D को प्रिंट कर दिया। ठीक, क्योंकि एड्रेस ऑफ D के अंदर हमने D को स्टोर कर दिया, सॉरी एड्रेस ऑफ CH के अंदर हमने D को स्टोर कर दिया था, और क्योंकि CH के अंदर वैल्यूज आ गई इसलिए यहाँ से प्रिंट कर देगा वैल्यूज। अब शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। खैर इसमें एक चीज बस इतना ध्यान रखो, स्कैनर का एक पैटर्न है, वो ये है आपको परसेंटाइल बताना है और वेरिएबल से पहले एम परसेंट लगाना है। धीरे धीरे ये एम परसेंट ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा,
क्योंकि ज्यादातर जो मेरी जानकारी है, बिना आप इस M% के बिना इनपुट लिए आप कोई प्रोग्राम बनाओगे नहीं आगे जाके। अभी 1-2 और क्लासेस हो जाए, उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स होंगे सब में इनपुट लेना ही लेना है और स्कैनर चलाना ही चलाना है। ठीक है, तो इनके और भी मेथड होंगे, अभी फिलहाल हम स्कैनर पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पे आ जाता है, CH को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, CH के अंदर जो भी वैल्यूज रन से आएगी। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, सेम लाइनों में हमने क्या किया है, एक जगह पे C लिया है और एक जगह पे D लिया है। फिर से इसको अगर हम रन कराएं तो हमसे ये वैल्यू मांग रहा है। हमने दिया कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 65। 65। ये देखो स्काई वैल्यू प्रिंट कर दी। यानी कि अगर आपको उसी करेक्टर की स्काई वैल्यू चाहिए है तो फिर आप परसेंटाइल डी के साथ प्रिंट करा दो, तो वो इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो वो उसकी स्काई वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, यानी कि बताएगा कि आपने ए प्रिंट किया है। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न में आपको स्ट्रिंग को भी लेना है, इसी पैटर्न पे ही आपको स्ट्रिंग को भी रन कराना पड़ेगा, तो आप दोनों की वैल्यूज डिस्प्ले कर पाओगे। चलो हम अपने प्रोग्राम पे आगे वापस बढ़ते हैं। मल्टीपल इनपुट्स, अभी हम लोगों ने एक इनपुट लेना देखा है, अब इसी के साथ ही साथ हम एक से ज्यादा भी इनपुट एक ही प्रोग्राम में और एक ही अपने लाइन में मेंशन कर सकते हैं। यानी कि जो आपसे प्रोग्राम बताया गया आप एज इट इज उसको यूज करो। और यहाँ पे मैं इसमें स्पेस क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेंशन और क्लियर कट आपको दिखाई दे। परसेंटाइल डी दिख रहा होगा, परसेंटाइल एफ लिख रहा होगा, और दो तरह के हमने इंटीजर ए लिया है, फ्लोट बी लिया है। दोनों की वैल्यूज इनपुट कराई एक ही साथ। मेंशन करना पड़ गया हमें, एंटर इंटीजर एंड देन अ फ्लोट वैल्यू। मेंशन कर दो, उसके बाद जैसे ही आप इसको रन कराओगे प्रोग्राम को, अब आपसे दो वैल्यूज की डिमांड कर रहा है, तो आपने जो भी पहली वैल्यू देनी थी वो दे दी, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद फ्लोट के लिए जो भी वैल्यूज आपको देनी है आप वो दे दो, एंटर प्रेस करो। ये हो गई हमारी फ्लोट की वैल्यूज। अब इसमें देखो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जहां पे एक था एक ही साथ दो की वैल्यूज मेंशन कर दी। अभी हमने एंटर प्रेस किया था, अब हम एक और सेम प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने एक एक वैल्यूज चीज दी, पूछनी थी। स्पेस प्रोवाइड किया और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट प्रोवाइड कर दिया और उसने दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। यानी कि एक्सक्यूज मी जैसे सर। ही आपने, हाँ हाँ सर कह रहे जैसे ऊपर हमने इंट ए डिक्लेयर किया है और फ्लोट बी डिक्लेयर किया है। हाँ, सर इस स्कैनफ वाली लाइन में अगर एंड इंट ए डिक्लेयर कर देते और एंड इंट बी, ओ सॉरी एंड फ्लोट बी डिक्लेयर कर देते चलता? इंट लिखना पड़ता कह रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ऊपर जैसे डिक्लेयर किए हमने दोनों वेरिएबल, उसकी जगह ये स्कैनफ वाली लाइन में डिक्लेयर कर देते। आप कह रहे हो यहाँ पे आप इंट लिखने की बात कर रहे हो? सर एंड के बाद। एंड के बाद नहीं, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके सर। ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और असल में क्या हो रहा है ना, जो हम ऑनलाइन कंपाइलर हैं वो बार बार कहीं ना कहीं प्रीवियस वाला वैल्यूज उठा ले रहे हैं। तो आप अपने वाले सिस्टम पे रन कराओगे ना तो गारंटी के साथ नहीं दिक्कतें प्रोवाइड करेंगी, कंपाइल टाइम पे इशू आ जाएगा। यहाँ पे भी चलो आप कहते हो तो यहाँ पे भी हम इंट लिख के देख लेते हैं और इसी ए को हम रोक देते हैं, यही तो कह रहे हो आप? यस सर। उम्मीद यही है, देखो एरर आ गई, यहाँ पे भी एरर ही आई, यहाँ पे भी वो एरर आ गई। ठीक है, तो ये नहीं रन करेगा इस तरह से। जो इसका, ध्यान से एक बार और चीज समझ लें, इनका कुछ फॉर्मेट है ना, हम फॉर्मेट से बहुत ज्यादा भटक नहीं सकते।
बहुत लिटिल बिट मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कर रहे थे अभी। और मॉडिफाई नहीं करे तो वो भी फॉर्मेट के पार्ट है। ये फॉर्मेट बने हुए हम लोग को एज इट इज ही यूज करने हैं, है ना। इसमें इसी तरह से जब भी वेरिएबल यूज करेंगे m%a और m%b, यानी कि जो भी वेरिएबल्स का नाम होगा, यहाँ पे a भी मेंशन है, आपका जो भी वेरिएबल होगा वो यूज करोगे। उससे पहले आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है, इसमें कोई वो आपको सोचना समझना नहीं है, ये कंपलसरी है, आप एज इट इज वर्क करेंगे। और उसके बाद प्रिंट कराते समय तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो ही चुका है, आप लोगों को प्रिंट करा लोगे। इतना क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा और आगे बताऊं, इसी में ही ये बताऊंगा, क्योंकि अभी अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। अब हमारे पास एक चीज और आ जाएगी। चलो अभी हम स्कैनफ को रोकते हैं। सर ये नीचे रिटर्न 0 क्यों लिखा है? यहाँ पे इंटीजर लिखा है ना, इसलिए वहां पे रिटर्न 0 लिखा गया है। आप ये बताओ बेटा, कि आपने एक दो क्लासेस स्टार्टिंग से मिस की हैं लगता है, और वीडियो पढ़े भी नहीं है। नहीं तो मैंने, नहीं सर, सर लास्ट वाली केवल जो 25 मिनट्स की थी वो मिस कर दी थी, बाकी की है। नहीं मैंने, क्योंकि ये जो आप है इंटीजर रिटर्न, ये स्टार्टिंग से ही हमने पहली और दूसरी क्लास से ही एक्सप्लेन करना चालू कर दिया था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये इंटीजर होता है, ये आपका इस मेन से एक वैल्यू रिटर्न करा रहा है। क्या वैल्यू है? वो जीरो। अगर प्रोग्राम एकदम सही होगा तो वो जीरो वैल्यू यहाँ से निकल के जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जो अभी भी मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में बोला था। इसको हटा के अगर आप वॉइड करना चाहो तो आप इजिली वॉइड मेंशन कर दोगे, तो फिर आप इसको डिलीट कर दो। क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो हम नहीं डिलीट करने के बाद भी एरर नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आप वाले में होगा तो उसमें वो तुरंत ही एरर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम एक राइट। और आपको करके दिखाते हो। अब आप इसके अंदर चाहे यूजर से इनपुट ले लो, चाहे आप खुद इनपुट दे दो। चलो यूजर से ही इनपुट हम ले लेते हैं। ठीक, सेम पैटर्न है, चाहे हम यूजर से इनपुट ले लें या हम खुद इनपुट करा दें और उसको रन करा देंगे तो हमारा आउटपुट डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारा वैल्यूज। ठीक, हमें इसकी भी फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डबल वैल्यूज आ रही है। ये हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें एक चीज और देखते हैं। अगर आपको चाहिए स्लैश टी, यानी कि टैब, वैसे मैं इस टैब को बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी होगा। तो यहाँ पे जैसे ही टैब लगाया तो 8 करेक्टर का उसने स्पेस दिया, तो यहाँ पे आपका 8 करेक्टर स्पेस अवेलेबिलिटी में आ गया। ठीक है, अब हो सकता है आप टैब ना दो, आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप स्पेसिफिक चाहते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2 4 6% के हिसाब से स्पेस प्रोवाइड हो जाए, तो आप ऐसे भी 6.2 दे दो। अब 6.2 क्या है? अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे आउटपुट में आया है 6 फ्लोटिंग पॉइंट, दशमलव के बाद 6 फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि 5 प्लस का 50 दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें दो ही वैल्यूज डिस्प्ले आ रही होंगी। ये देखो 2 वैल्यूज मेंशन की जा रही है। ठीक है, इसने अभी सही से वर्क नहीं किया, तो फिर हम दोबारा से एक और बार रन कराएंगे। ये देखो अब सही आया। उसके बाद 9 स्पेस, हम कह रहे हैं यहाँ पे पहले 9 स्पेस प्रोवाइड कर दो। 9 नहीं उठाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से वर्क कर रहा है, तो कुछ वैल्यूज छोड़ करीब अबाउट 6 वैल्यूज यहाँ पे देखोगे, तो 6 वैल्यूज इसने यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया। साथ ही साथ फ्लोटिंग की कितनी वैल्यू चाहिए वो आप बता दो, तो ये फ्लोटिंग की वैल्यू। इंटीजर वैल्यूज को हम बिना डिस्टर्ब किए एज इट इज 55 उठा रहे हैं, और फ्लोटिंग की वैल्यूज को हम अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं। तो अगर आपको ये फ्लोटिंग की वैल्यूज चाहिए है 3, तो
अब आप फ्री स्पेस इसमें से भी माइनस करोगे और उसके बाद रन कराओगे। ये देखो फ्लोटिंग के 3 पॉइंट आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे एक वैल्यूज रिड्यूस हो गई होगी, तो 9 प्लस करीब 6 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, और फ्लोटिंग की 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। समझ में आया? तो आप इस तरह से भी अपने वैल्यूज में वेरिएशंस कर सकते हो अगर फ्लोटिंग पॉइंट की, क्योंकि ज़्यादातर आप इंटीजर में इस तरह का कोई काम करोगे नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट में ही इस तरह के वर्क कर रहे होंगे। डबल होगा तभी उसमें भी आप इस तरह काम कर सकते हो, फ्लोटिंग है तो फिर आप इसमें इसमें भी इस तरह के वर्क प्रोवाइड कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आ रहा होगा। क्लियर है इतना? सर 9.3 मतलब 9 कैरेक्टर्स की स्पेस, और जो फ्लोटिंग डिजिट है उसके पॉइंट के 9 बाद। मैंने करेक्टर बोला, नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, हम्म। 9 करेक्टर की स्पेस हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम्म। लेकिन जो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट पे हमने 3 मेंटेन कर रहे हैं ना, वो इसमें से रिड्यूस कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पे 6 की स्पेस क्रिएट होगी, 9 की नहीं होगी, है ना। अगर हम इसमें से थोड़ा सा वन करते हैं और रन कराते हैं, ये देखो ज्यादा स्पेस हो गई, 8 करेक्टर की स्पेस मिल गई हमें, और पॉइंट के बाद 1 वैल्यू। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाई गई है कि अगर आपको जो स्पेस चाहिए होता तो आप यहाँ से फ्लोटिंग पॉइंट को मेंटेन कर सकते हो, तो 4 फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए हमें, और इसमें से 5 हमें यहाँ पे स्पेसेस चाहिए, तो 5 माइनस 4 करने के बाद, 9 माइनस 4 करने के बाद जो भी स्पेस बचेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। समटाइम्स कंपाइलर कंफ्यूज हो जाने की वजह से सही से आउटपुट नहीं देता, या सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकता है। सिर्फ इसके केस में, ये केस में वेरिएशन नहीं आएगा, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर आपका मैक्सिमम टाइम पे ऑलवेज जो आप सोच रहे हो उस हिसाब से सही आंसर आएंगे। सम टाइम्स सिर्फ इस 9 का केस का थोड़ा बहुत इश्यूज कुछ कंपाइलर 1 और 2 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आपने 9 दिया तो 4 - 9 = 5, यहाँ पे 5 स्पेसेस अवेलेबल है। अगर आप इसमें से थोड़ा सा 12 कर लो और रन कराओ, ये देखो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की मतलब नहीं उठा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ से हमें उस तरह का आउटपुट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 12 किया तो ये जो स्पेस था इसने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे 10 के अंदर कहीं स्पेस दे, नहीं तो फिर हमारा करेक्टर टी आ जाता है, टैब के स्पेसेस आ जाते हैं वहाँ के भी आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे 7 दे दिया और आप इसकी वैल्यूज को 2 कर दो। ठीक है, चलो इतना रखते हैं। और इसके बाद आपकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है जो आपके एंड से देखने वाली आ जाती है, ये जिसको हम बता रहे थे, यहाँ पे आपके वो ढेर सारे डेटा टाइप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, और उनके जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो आप सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर देख सकते हो जिनका आप आगे यूज करोगे। ये थोड़े से आपको याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना याद किए इनको आप जैसे ही प्रोग्राम बना लोगे तो आपको मेहनत पड़ जाएगी। तो आप थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि इनको याद भी कर लें, या पे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर हाँ पूछो पूछो। सर वहाँ पे जैसे जहाँ आप